तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा देश भारत, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 है। इसमें हम उन सारी चीज़ों को जानेंगे जो भारत में है, जो भारत के अगल बगल देश हैं, जो उसके अगल बगल सागर महासागर हैं, जो भारत जो है किस अक्षांश पर है, कितने डिग्री देशांतर पर है, भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से अच्छे से अपना जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है कि भारत जो है ये बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला एरिया है, यानी कि जो भारत है, यहाँ पे भारत के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी है, पूरब में हमारा बंगाल का खाड़ी है और यहाँ पे हमारा अरब सागर है। ठीक है। अगर हम इसका राज्य वाइज बात करें तो जैसे यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे कन्याकुमारी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे कच्छ है, कच्छ में गुजरात में। अब इनके बीच की जो लंबाई की बात कर लें तो उत्तर से दक्षिण यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी की जो लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर। ठीक है। और जो कच्छ से अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है वो क्या है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, दूरी की बात मैं कर रहा हूँ। तो इतना आपका क्लियर हो गया यहाँ तक का दूरी। ये कह रहा है कि हमारे जो भारत देश है वहाँ पे पठार, तटीय, द्वीप समूह हैं, जो पर्वत होते हैं, पठारी एरिया, यानी कि जो सारी चीज़ें विश्व में पाई जाती हैं वो हमारे देश में भी पाई जाती हैं, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं वाला देश है। हमारे देश को प्रायद्वीप का देश कहा जाता है क्योंकि जो हमारा देश है वो इधर नदियों से, इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, यानी तीन तरफ से पानी से घिरा है और एक ओर से लैंड वाले देश से यानी कि देशों से घिरा है, यानी कि भूमि से घिरा है। तीन ओर से पानी और एक ओर से भूमि से घिरा है, इसलिए हमारे देश को प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। क्लियर है। तो हमारा जो देश है भारत, उस पर उसमें जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं, मरुस्थल मिलते हैं, पठार मिलते हैं, तटीय भाग मिलता है और द्वीप समूह। इन सारे स्थल रूपों को ये विभिन्न रूप से ये हमारा जो भारत देश है दर्शाता है। हमारे भारत देश की जो जलवायु है, जो वनस्पतियाँ हैं, जो वन्य जीव हैं, उन सारी चीज़ों में भिन्नताएँ पाई जाती हैं। क्योंकि ठंडी वाले जानवर भी हमारे यहाँ मिलते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सारी चीज़ों में गर्मी वाले भी मिलते हैं, मरुस्थलीय वाले भी जैसे राजस्थान में मिलते हैं। तो हमारे देश में जो वनस्पतियाँ और जानवर और जलवायु, इन सारी चीज़ों की बात करें तो सारी चीज़ें हमारे भारत देश में मिलती हैं। इसमें 2011 में जनगणना हुआ था, उसमें कहा गया कि भारत जो है 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या भारत में हो गई है और ये चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 2023 में भारत जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, चीन को भी पीछे कर देगा। ठीक है। अब हम समझते हैं भारत की स्थिति क्या है। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो जैसे मान लीजिए एक ग्लोब है, ये हमारा लाइन ड्राफ्ट की विषुवत रेखा है और ये जो है देशांतर रेखा है, ये अक्षांश है, ये देशांतर है। क्लियर है। और जो भारत हमारा देश है वो कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी हम कहेंगे कि हमारे भारत देश का जो स्थिति है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूरब है। तो हमारा देश उत्तर पूरब में है, उत्तर पूरब में। और किस गोलार्ध में है, तो हमारा देश दक्षिणी, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो मेन रूप से हमारा जो देश है वो उत्तर पूरब में है। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। हमने बताया आपको फिगर में कि ये यहाँ पे हमारा जो देश है भारत यहीं पे है। ठीक है, यहाँ की स्थिति का ज्ञान हो गया और ये हमारा किस गोलार्ध में, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब यहीं से जो है कर्क रेखा, भारत देश से ही कर्क रेखा, ऐसे यहाँ पे भारत देश है, यहीं से कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री होती है ना कर्क रेखा, तो 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से होकर के ये गुजरता है। ठीक है। और जो भारत की मुख्य भूमि की जो विस्तार है, यानी कि अगर मुख्य भूमि के विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच होती है। हमने केवल अभी अक्षांश की बात किया है। अब आएगा हमारा देशांतर। और जो पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार है वो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के देशांतर के बीच है। ठीक है, समझ में आया। जैसे ये हमारा अक्षांश रहेगा, ये हमारा देशांतर रहेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना कर्क रेखा वाला बात, कि जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसके मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और पूर्व से पश्चिम तक का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच। इतनी सारी क्लियर हो गया ना। इसमें ये कह रहा है कि यदि हम हमारा जो देशांतरीय विस्तार है उसमें 29 डिग्री अंतर के कारण, यानी कि जो 68 है और 97 इनके बीच 29 डिग्री का अंतर आता है, तो इसी विस्तार के कारण जो हमारे स्थानीय मान है उसमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो दो स्थानों के बीच भिन्नता ऐसी पाई जाती है। जैसे
इसमें यहाँ पे ये भी कहा है कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर और बहुत अधिक है, वहाँ देश का जो मानक समय है वो एक नहीं रहता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो यूएसए है, यूएसए में 7 समय है और कनाडा में 6। तो इस तरह रूस को आप हमें कमेंट में बताइए कितना है वहाँ पे। तो ये हो जाएगा कि जब देशांतरी विस्तार में जो हमारा देशांतरी विस्तार है उसमें जब अंतर पाया जाता है पूर्व और पश्चिम के बीच में, तो इसी तरीके से उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि एक देशांतर में कितना डिग्री होता है। तो एक डिग्री में, यानी कि 1 डिग्री देशांतर में हमारा 4 मिनट का स्थानीय मान होता है, यानी कि 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जिससे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है वो 2 घंटा पहले ही हो जाता है। इसका कारण क्या है? यही। ठीक है, जो हमारा देश है भारत, उसमें 82.5 डिग्री का देशांतरी अंतर होता है। इसका मतलब क्या हो गया? 5.5 घंटा। इसलिए कहते हैं कि हमारा जो भारत देश का जो है 5.5 घंटा चलता है देशांतरी विस्तार। ठीक है, पता है आपको कि इधर अफगानिस्तान थोड़ा सा लगा हुआ है, इधर पाकिस्तान है, इधर चीन है, इधर म्यांमार है, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे हमारा अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे श्रीलंका है। अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो भारत का नक्शा है आपको दिखाने का पर्पज़ यही था कि आप भारत देश के जो अगल बगल देश हैं, जो हमारी जो इसमें जो एरियाज हैं अरब सागर के, जो लक्षद्वीप समूह है, इन सारी चीज़ों को आप एक बार देख लें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हमारा राजनीतिक मैप है, पॉलिटिकल मैप है। इसमें दर्शाया क्या है कि भारत देश के साथ जो सीमाएं लगती हैं देशों की, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया और यहाँ पे अपना भूटान हो गया, नेपाल हो गया और बांग्लादेश हो गया। इन सीमाओं के अलावा भी इसमें जो राज्य हैं, राज्यों की सीमाओं को भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार जो राज्य हैं, राज्यों की सीमाओं के बारे में। इसमें हम सबसे बड़े राज्य की बात कर चुके हैं कि जो है राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये, और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। ठीक है, क्लियर हुआ। भारत का जो 29वां राज्य बना है वो है तेलंगाना 2014 में। इसमें भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये है भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें ये कहा है कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, यानी कि भारत का भौतिक जो मानचित्र है वो कैसा है। इसमें आपको नदियों के बारे में दर्शाया गया होगा। नदियाँ जो हैं यहाँ पे दर्शाया गया होगा, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी। और जो हिमालय के तीनों पार्ट हैं, तीनों बेसिन, यानी कि वाह हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय, उसको भी दर्शाया गया है इसमें। जो यहाँ प्रमुख नदियाँ हैं जैसे ब्रह्मपुत्र नदियाँ हो गई, हमारी गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, चंबल नदी हो गया। यहाँ पे जो श्रेणी है वो है अरावली श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे जो मरुस्थल दिया गया है राजस्थान में, जो कच्छ की खाड़ी है उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। जो हमारी विंध्याचल की श्रेणियाँ हैं उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। सतपुड़ा की पहाड़ी श्रेणी ये भी है। जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो कि खंबात की खाड़ी में आके गिरती हैं उनको भी इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें आपको ये बंगाल की खाड़ी भी दिख रहा होगा, ये अरब सागर है। यहाँ पे जो साउथ इंडियन की जो नदियाँ हैं जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, और यहाँ पे जो दक्कन का पठार है जो कि भारत का सबसे पुराना पठार में से एक है, वो भी आपको दर्शाया गया होगा। जो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और अन्नामाली की पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ आपको इस पॉलिटिकल मैप में, आपके पास अगर एटलस हो तो आप एटलस में और भी अच्छे से देख सकते हैं उसमें। ठीक है, भारत के भौतिक के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो इंडिकेशन दर्शाया है कि जो इस तरह से इंडिकेशन रहेगा वो हमारी पर्वत और पहाड़ी श्रेणी में आएगा। जिसका इंडिकेशन कुछ इस तरीके से रहेगा वो पर्वतीय प्रदेश होगा। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि जो ये एरियाज हैं ये पर्वतीय प्रदेश के एरियाज हैं। यहाँ पे कह रहा है ये पठारी एरिया के भाग हैं, तो आपको जहाँ भी पीला दिख रहा होगा ये हमारे पठारी एरिया हैं। जो आपको हल्का ग्रीन दिख रहा होगा ये हमारे मैदानी एरियाज हैं जहाँ पे ऐसे होते हैं। ठीक है, ये हमारे मैदानी एरिया हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चलते हैं आगे। अब अगर हम भौतिक की बात करें, भौतिक यानी कि भौतिक विभाजन की बात करें, इसमें थोड़ा सा आप ये भी जान लें कि जैसे जो हमारे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ पे जो हमने पहले ही बताया कि राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है राज्यों में। तो भौतिक विभाजन के बारे में हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो भौतिक आकृति की बात करें तो जैसे हम इसके अंदर आता है पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। इन सारी चीज़ों को हम भौतिक आकृति मानते हैं। हिमालय पर्वत को 3 समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। आपको पता ही होगा कि हिमालय को जो सबसे बड़ी श्रृंखला है वो है बृहद हिमालय। उसके बाद हमारी जो मध्य की श्रृंखला है वो है हिमाचल, जिसमें हिमाद्री जो ये प्रदेश आते हैं, और उसका जो लास्ट का है वो है शिवलिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, यानी वाह हिमालय में आता है क्या आपका बृहद हिमालय, यानी बृहद हिमालय, उसके बाद से मध्य का हिमालय और लास्ट का शिवालिक की पहाड़ियाँ। जो सबसे पुरानी हमारी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली, आपको पता ही होगा। इसमें थोड़ा सा आपको मैदानी एरिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये हमारा
भारत के नक्शे पे इंडिकेशन है दिशा का। इसके उत्तर में आपको मैदानी भाग मिलेगा और यहाँ पे आपको मरुस्थलीय भाग मिलेगा जहाँ पे राजस्थान है, और यहाँ पे आपको प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा, जैसे दक्कन का पठार हो गया, आपको साउथ के अंडर में मिलेगा। विश्व की जो सबसे पुरानी श्रृंखला है वो है विंध्य की सतपुड़ा की पहाड़ी। आपको मैं फिगर में बता दूं, ये जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक हैं, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। यहीं से जो दो नदियाँ निकलती हैं वो हैं नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, अगर यहाँ पे तटीय प्रदेश की बात करें तो जो हमारा एरिया ये है, ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं तटीय प्रदेश। अब तटीय प्रदेश का जो इसमें क्या कहते हैं, ये जो है तटीय मैदान के रूप में आपको मैंने इंडिकेशन बताया कि ये हैं तटीय प्रदेश, यानी कि इसे मैदानी प्रदेश भी कहा जाता है। और यहाँ पे पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें हमने बता दिया कि पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी चीज़ें, ये जो नदियाँ हैं वो कहाँ आके गिरती हैं, वो आके गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। और जो नर्मदा ताप्ती नदियाँ हैं वो आके गिरती हैं खंबात की खाड़ी में, हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, इसमें एक टर्म का यूज किया है कि ये जो जलोढ़ है, जलोढ़ निक्षेप क्या है और सहायक नदी, इन दोनों टर्म का मतलब क्या है। तो जो जलोढ़ निक्षेप होती हैं वो क्या है, तो जैसे नदियाँ होती हैं, हमारी नदियाँ जब बहती हैं, नदियों में कुछ महीन मिट्टी होते हैं जो कि आकर के एक जगह ऐसे जमा कर देते हैं। तो जो जमा कर देते हैं उन्हें हम निक्षोभ कहते हैं, और इन सारी प्रक्रियाओं को ही हम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बात और समझ लीजिए, जैसे ये नदियाँ बह रही हैं, इन नदियों को बहने में जो इसमें मिट्टियाँ होती हैं, कंकड़ बालू छोटे छोटे जो मिट्टी होते हैं वो एक जगह आकर के निक्षेपित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। उन जमा की प्रक्रिया को ही कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। क्लियर है? अब दूसरा जो टर्म दिया है वो है सहायक नदी। सहायक नदी में हम क्या कह सकते हैं, जब कोई नदी यानी कोई मुख्य नदी, ऐसे मान लीजिए गंगा बह रही है, इन नदियों में कोई दूसरी छोटी नदी आकर के इस तरीके से मिल जाती है, तो जो नदियाँ इस तरीके से आके मिलती हैं इनको कहते हैं सहायक नदी। अगर हम एक बार और समझ लीजिए, किसी मुख्य नदी में कोई दूसरी नदी आकर के इस तरीके से मिल जाती है तो उनको कहते हैं सहायक नदी। जैसे गंगा की कई सारी सहायक नदियाँ हैं छोटी छोटी, तो ये आप कह सकते हैं। आपको कमेंट में बताना है कौन कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। अब इसमें एक बात और है कि कह रहा है डेल्टा क्या है, यानी कि ये कह रहा है कि गंगा यमुना नदियाँ विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम क्या है, इसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। ये जो इसका आकार है वो होता है त्रिभुजाकार, इस तरीके से कुछ होता है, और जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी कि जहाँ पर ये नदियाँ आके बहती हैं गिरती हैं वहीं पर इसका निर्माण होता है गंगा डेल्टा का। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि सुंदरवन डेल्टा कैसे बनता है और किन नदियों के द्वारा। ठीक है, गंगा यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ठीक है, ये आपको कुछ दिख रहा होगा फिगर में आपको, ये जो है ये वाले, इनको कहते हैं क्या, प्रवाल। प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल जो होते हैं वो छोटे समुद्री जंतु के कंकाल होते हैं जिन्हें हम पालिप कहते हैं। ये पालिप मर जाते हैं, मरने के बाद जो इनका कंकाल बचता है, और कंकाल बचने के बाद जैसे मरने के बाद इनका कंकाल बचा, मान लीजिए कुछ इतना हुआ, उसके बाद फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, ऐसे ऐसे इनका जमा होता चला जाता है और ये एक द्वीप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जब ये बढ़ते बढ़ते ऊंचे हो जाते हैं तो इससे हमारे द्वीपों का निर्माण होता है। तो जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो हमारा लक्षद्वीप समूह है, ये प्रवालों के द्वारा ही बना है, यानी कि प्रवालों से ही बना है क्या, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसलिए इन्हें कहते हैं प्रवाल द्वीप समूह। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको दिया होगा ये कि जो हमने बताया आपको पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप देख लीजिएगा, हमने पहले आपको बता दिया है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी चीज़ें बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं, और किस प्रकार जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब सुंदर डेल्टा का निर्माण करती हैं, आपको हमने पहले बता दिया। यहाँ थोड़ा सुनामी की बात है, इसको हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे अच्छे से। सुनामी क्या है, सुनामी से बचने के क्या उपाय हैं, और सुनामी से जो हमारी आपदा है ये किस प्रकार की आपदा है, और इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा दिया हुआ है कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है और केरल तट से ये कुछ दूरी पर स्थित है, और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दक्षिण पूरब में है। जैसे ये कोई मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है, ये अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है, और जो अंडमान निकोबार है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। तो ये इसकी स्थिति क्या हो गई, दक्षिण पूरब। ठीक है, यहाँ पे 2004 में जो सुनामी आई थी, इससे ये जो समूह है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। कई द्वीप समूह तो इसमें ही डूब गए थे, तो ये द्वीपों का समूह है, तो कुछ द्वीप जो है इससे डूब गए। ठीक है, 2004 में सुनामी आया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम क्या है। तो आप ध्यान सुनिएगा, जो भौतिक हैं
अब सुनिए, पहला नंबर क्या है, द्वीप समूह। दूसरा नंबर क्या है, उत्तर मैदान यानी कि जो उत्तरी मैदान है हमारी। तीसरा नंबर क्या है, तटीय मैदान। चौथा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा हिमालय। और छठा क्या है, मरुस्थल। क्लियर हो गया। द्वीप समूह, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय और मरुस्थल। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उन देशों के नाम बता सकते हैं। ठीक है, सीमा भारत की, पहला नंबर क्या है, बांग्लादेश। दूसरा चीन। तीसरा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। इन सीमाओं को जो हमने आपको वर्टिकल मैप दिखाया था उसमें आपको दिख रहा होगा कि भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सीमाएं भारत के साथ लगी हैं, 7 देशों के साथ लगी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी क्या है, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो कौन सी नदियां गिरती हैं, पहला हो गया नर्मदा, दूसरा हो गया ताप्ती। ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा का क्या नाम है। तो आपको पता ही होगा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमने आपसे पूछा था, हमको बताना पड़ेगा। तो भारत में 28 राज्य और 7 यूटी हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों। तो क्योंकि यहाँ पे प्रमुख नदियाँ पाई जाती हैं, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ यहीं पे बहती हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। आपको पता ही है, पीछे आपको बताया है कि जहाँ पे नदियाँ बहती हैं वहाँ पे जो जनघनत्व होता है, जो जनसंख्या होती है वो अधिक होती है। तो इस प्रकार की नदियाँ यहाँ बहती हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। छठवां क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। आपको हमने ऊपर बताया है कि प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि केरल के जो तट हैं उससे कुछ ही दूर पर, यानी कि जो केरल का तट है उससे कुछ ही दूर पर ये द्वीप समूह है, इसलिए ये जो लक्षद्वीप है उसको कहते हैं प्रवाल द्वीप। ठीक है, प्रवाल द्वीप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो प्रवाल मर जाते हैं उनके कंकाल से जो ये द्वीप का निर्माण होता है, आपको पहले बताया। ठीक है, ऊपर आप एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। अब इसका जो कह रहा है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग होता है, 3 पर्वत होते हैं ये वाले, ये होता है वाह हिमालय, ये हमारा मध्य का हिमालय, ये हमारा दक्षिण का हिमालय। तो कह रहा है कि जो दक्षिण का हिमालय उसको क्या कहते हैं, शिवालिक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री को जो दूसरा नाम है वो क्या है, पश्चिमी घाट। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पाक किन देशों के बीच है, यानी जो पाक जल संधि है वो किन देशों के बीच है। तो किन देशों के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। जैसे कोई भारत का देश है, ये श्रीलंका, यही पाक जल संधि है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। तो अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीप समूह हैं कौन से हैं, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पे ये भारत देश है, यहाँ पे अरब सागर है, तो यहीं पे लक्षद्वीप समूह है। ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत कौन सी है। तो आपको पता ही है, अरावली है जो सबसे पुरानी पर्वत है, वलित पर्वत है। खाली स्थान वगैरह भरने के लिए तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि कह रहा है भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो पता ही आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा क्या है, महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। तो महान हिमालय को हिमाद्री नाम से जाना जाता है, हिमाद्री। ठीक है, महान हिमालय को, क्योंकि यहीं से नदियों का निर्माण, यानी कि नदियाँ यहीं से निकलती है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से खालिस्तान भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। तो राजस्थान सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, गोवा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी कहाँ पे किस सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा नदी आपकी, नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में जाके गिरती हैं, अरब सागर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि खालिस्तान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। तो आपको पता है, कर्क रेखा 82.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है, भारत में 82.5 डिग्री है। ठीक है, 23.5 डिग्री है ना कर्क रेखा का, यही है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ दिया हुआ है कि भारत के रेखा मानचित्र पे, यानी कि भारत का जो मैप है उसमें आपको इनको दर्शाना है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, चिन्हित करना है। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। तो इसके साथ जो हमारा जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर नंबर
7 ये हमारा समाप्त हुआ। तो इसी तरह से जो पिछला वाला लेक्चर है उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।